नमस्कार दोस्तों, संविधान की विशेषताओं से लेकर कुछ प्रश्न आज हम आपके सामने लेके आए हैं, उन पर डिस्कस करेंगे और संविधान की विशेषताएं हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। यदि प्रथम प्रश्न की बात करें, तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति में सुप्रीम कौन है, सर्वोच्च कौन है? तो जब सर्वोच्च की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म, इनमें से हमारा जो संविधान है बिल्कुल सर्वोच्च है। संविधान से ही न्यायालय को शक्तियां मिली हुई है, संसद को भी इसी से मिली हुई है। धर्म है, जो धर्म कहीं ना कहीं, हम पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, तो हमारा राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संविधान। अब हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था है, किस प्रकार की शासन प्रणाली निहित है? हम देखेंगे लोकतांत्रिक, आदेशात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतांत्रिक। यदि हम भारत की शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन व्यवस्था व्यवस्था कौन सी है? व्यवस्था है हमारी संसदात्मक। यह आदेशात्मक है, यह अमेरिका में है, और संसदात्मक है भारत में है और ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में है। तो हमने देखा कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? संसदीय। नेक्स्ट देखते हैं हम कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें जिसमें क्या होगा? संसद के सभी सदस्य राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व कर देंगे। सभी नहीं करेंगे, जो सरकार चुन के आएगी, जिसका बहुमत होगा, वो उस दल के सदस्य ही सरकार में प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये गलत हो गया। उसके बाद में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है, और इसके द्वारा ही हटाई जा सकती है। बिल्कुल हमारा आंसर होगा बी। सरकार लोगों को द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती है नहीं। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व भी हटाई जा सकती नहीं। हमारा आंसर होगा बिल्कुल ये, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और यही सरकार को हटा सकते हैं, उनके द्वारा ही सरकार को हटाई जा सकती है, सरकार द्वारा ही। तो आंसर हो जाएगा 2। हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार बिल्कुल विशेषता है। आदेशात्मक, ये यूएसए की है, भारत की नहीं है। ये यूएसए की है, भारत की नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है। तो हमारा आंसर होगा बी। भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी है? हम देखते हैं एक बार कि भारतीय संविधान की विशेषता है, एक तो संसदीय है, संसदीय विशेषता है। हम देखेंगे हमारा जो संविधान है वो लिखित भी है, बिल्कुल लिखित संविधान है। हम देखते हैं बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा संविधान व्यापक है। हम देखते हैं कि मूल अधिकार भी है, मूल अधिकार बिल्कुल हमारे विशेषता है, मूल अधिकार है, संविधान की विशेषता है। इसके बाद में नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद में मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। इसके बाद हम देखते हैं एकल नागरिकता है, नागरिकता है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका है। उसके बाद में स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय सुशासन है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी हमारी, स्थानीय सुशासन हो गया, न्यायपालिका होगी, ये संविधान की विशेषता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि भारतीय संसद प्रणाली की सरकार है। क्योंकि भारतीय संसद प्रणाली की सरकार है, भारतीय संसद लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। हमने ये 4 कथन देखे और अपने आप में चारों के चारों कथन सही है, चारों के चारों कथन सत्य है। लेकिन इनमें हम देखते हैं कि हमारी संसदीय जो व्यवस्था प्रणाली है, संसदीय जो व्यवस्था है, उस किसे हम संसदीय व्यवस्था कहेंगे? तो इसका आंसर होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद, सरकार को बहुमत है, तब तक सरकार है। संसदीय व्यवस्था की विशेषता है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा, और सरकार लोकसभा के बहुमत पर ही बनी रहती है। यदि सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी, दोबारा चुनाव होंगे, विघटन हो जाएगी। इसलिए
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उसमें, और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा को जनता का सदन भी हम कहते हैं। हम देखते हैं कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है। प्रमुख, हमने जो संसदीय शासन अपनाया वो इतना क्या महत्वपूर्ण था, क्या महत्व था उसका क्या लाभ था जो हमने ये अपनाया। हम देखते हैं कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं हटाया जा सकता। अब हम 4 ऑप्शन है, चारों में हम देखेंगे कार्यपालिका और विधान दोनों स्वतंत्र है। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल ये आंसर होगा हमारा कि कार्यपालिका वहां पर क्या है, इससे पहले जो सवाल था इसमें क्या किया, मंत्रिपरिषद दे दिया, मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद दिया और साथ में संसद दे दी, लोकसभा दे दिया, लोकसभा दे दिया। यहाँ क्या किया, कार्यपालिका दे दिया और विधानमंडल दे दिया। सेम है, केवल शब्दों से खेला है, शब्दों को इन्होंने स्थान परिवर्तन के रिप्लेस मारा है। यहाँ कार्यपालिका दे दिया और विधानमंडल दे दी, इससे पहले मंत्रिपरिषद और लोकसभा। तो हमारा आंसर होगा सी, ये बिल्कुल सत्य है। अब हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में नियुक्ति में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। एक देखते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। एक तो ये हो गया हमारा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास पात्र प्राप्त है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहेंगे, दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये गलत है और ये दोनों सही है, क्योंकि राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर होगा 1, 2, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा से ले सकते हैं या राज्यसभा से ले सकते हैं। मंत्रियों को संसद का विश्वास पत्र प्राप्त है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त उनको होना आवश्यक है, तभी वो कंटिन्यू सरकार में बने रह सकते हैं। तो ये दोनों हमारा आंसर है। ये गलत है, क्योंकि अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, न कि प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा और राज्य का जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश व्यवस्था है, देश भी बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न है, बिल्कुल सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी, चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल सही सवाल था और ये आपको बिल्कुल ईजी लगा होगा और आप इसको देख के बिल्कुल आंसर लगा सकते हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी हो, भारतीय संविधान से ही प्राधिकार प्राप्त है, भारतीय संविधान से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि संविधान मेन है, प्रमुख है, संविधान सर्वोच्च है। हम देखते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य में क्या है, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, इसमें अधिकतम लोगों को, कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य देना। इसका आंसर होगा लगभग, यदि कल्याणकारी राज्य की बात करें तो लगभग ये सभी इसमें मैच खाते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका इन तीनों में से ऑप्शन में से कौन सा सही है, सटीक, कमजोर वर्ग। यदि हम कमजोर वर्ग का उत्थान कर रहे हैं, उनको कल्याण कर रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य की प्रवृत्ति नजर आती है। और हम भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है, बिल्कुल, ये भी आपको समझना चाहिए। हम देखते हैं भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, एक दर्शन नहीं है। कौन सा नहीं है, एक। कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल है दर्शन। समाजवादी प्रस्तावना में दे रखा है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, साम्यवादी बात कहीं नहीं की गई। तो हमारा आंसर है डी, आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि साम्यवादी, भारत एक साम्यवादी देश नहीं है, चाइना एक साम्यवादी देश है। साम्यवादी जो व्यवस्था है वो चीन में लागू है, भारत में साम्यवादी व्यवस्था नहीं। भारत एक संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है भारत एक।
हम देखते हैं गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है। तो यदि हम गणतंत्र का मतलब देखते हैं तो गणतंत्र का मतलब होता है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता का, ये नहीं। भारत में संसदीय व्यवस्था है, ये भी नहीं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये बिल्कुल सही है। गणतंत्र का मतलब यही होता है कि किसी भी पद पर यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और उस पद की योग्यता रखता है तो भारत में उस पद के लिए वो व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचित किया जा सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए और उस पद के लिए योग्य होना चाहिए, उस पद की योग्यता वो रखता हो। इसी वजह से भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य है, क्योंकि चुनावों के माध्यम से आप लोकतंत्र है। गणतंत्र कोई वंशानुगत नहीं है, राजा का बेटा राजा, ऐसी परंपरा भारत में नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, आम व्यक्ति है, नागरिक है, उस पद की योग्यता रखता हो, वो उस पद के लिए चुना जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघ का मतलब होता है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। परिसंघ, केंद्र और राज्य स्वतंत्रता, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। तो लिखित संविधान विशेषता है हमारे संविधान की, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, विशेषता है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये भी सही है। लेकिन ये जो परिसंघ है, ये जो परिसंघ है, परिसंघ है, इसका आंसर होगा हमारा डी, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण। बिल्कुल केंद्र सूची के हम पढ़ेंगे आगे, केंद्र सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों के माध्यम से शासन संचालन के जो विषय है, सब्जेक्ट है, उनको विभाजित किया गया है। केंद्र के पास जो विषय है वो केंद्र सूची में रखे गए हैं, राज्यों को जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वो राज्य सूची में रखा गया है, और ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उनको समवर्ती सूची में रखा गया है। तो ये जो सूची है, अनुसूची 7 है, उसमें डिवाइड किया गया है। ये हम अनुसूची समय 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची हम पढ़ेंगे एक अलग क्लास में कि कौन कौन सी 12 अनुसूचियां हैं और उनमें क्या क्या विषय है, क्योंकि उनसे संबंधित भी एग्जाम में सवाल आते हैं। फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान कैसा है। बिल्कुल कठोर नहीं है, लचीला, इतना लचीला भी नहीं है, अंशतः कठोर, नहीं कठोर, ये बिल्कुल नहीं है। हमारा है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। आंसर डी। इसका मतलब क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। मैं आपको इसको समझाता हूं कि भारत में संविधान में संशोधन है, संविधान में, संविधान में संशोधन, संशोधन, संविधान में संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और संविधान में 3 तरीके से संशोधन किया जा सकता है, 3 तरीके से। एक संविधान में संशोधन का जो प्रोसेस है मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार संशोधन होगा और किस प्रक्रिया के तहत किन किन का संशोधन किया जाएगा। यहाँ से सवाल आता है, ये छोटे छोटे टॉपिक है, यहाँ से सवाल आते हैं, ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन एक बार आप समझोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। संशोधन होगा, पहला तो होगा साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। तो हम ये देखेंगे कि साधारण बहुमत में कौन कौन से विषय हैं जिनमें संशोधन किया जा सकता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है कि विशिष्ट बहुमत से, विशिष्ट या विशेष बहुमत से, या विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से। दो हो गया कि साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। तीसरा होगा कि विशेष बहुमत तो होगा ही होगा, प्लस आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्य की अनुमति भी होना जरूरी है। आधे से अधिक राज्य, जो भारत के राज्य है आधे से अधिक, आधे +1, तो विशेष बहुमत भी होना जरूरी है, आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होना जरूरी। तो हम ये तीनों प्रकार के संशोधन आगे देखेंगे। इस वजह से अंशतः कठोर, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, साधारण बहुमत, इनमें किसी भी राज्य की आवश्यकता नहीं है, और साधारण बहुमत से संसद में, सरकार में मेजोरिटी है, संशोधन कर दिया।
इसमें विशेष बहुमत में कि यदि उपस्थित और कुल सदस्यों का 2/3, तो ये थोड़ा टफ हो गया। ये और भी टफ हो गया। तो अंशतः कठोर भी है और अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। तो ये हमें समझना है। अब हम देखते हैं कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। हमने सेम तो ली, लेकिन अंतर क्या है। एक सामूहिक उत्तरदायी दोनों में है, ब्रिटेन की संसद प्रणाली में भी है और भारत में भी है, दोनों सही है। दोनों में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और वास्तविक और नाम मात्र की दोनों में सरकार है। लेकिन जो न्यायिक समीक्षा है, ये हमने अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से के संविधान से। ये अमेरिका के संविधान से हमने लिया गया है न्यायिक समीक्षा। बिल्कुल, न्यायिक समीक्षा का मतलब हम आपको समझा देते हैं कि यदि सरकार ने कोई कानून बनाया तो न्यायपालिका ये देखती है संविधान के उपबंधों के अनुसार वो कानून बना है या नहीं। अगर संविधान के अनुसार कानून सही है तो बिल्कुल सही है, उसको लागू किया जा सकता है। और यदि संविधान के किसी भी भाग को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई दिक्कत है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो फिर न्यायपालिका उसको रद्द कर देगी या फिर वापस बोलेगी कि भाई इसको सुधार किया जाए, तब वो लागू होगा। तो जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन है, ये जो न्यायपालिका है, इसको हम अलग से न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा के एक क्लास में हम आपको समझाएंगे, तो ये और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक यानी एकात्मक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, इसको ऐसे याद रखो, यानी केंद्रीकरण की तरफ। राज्यों से झुकाव केंद्र की ओर होना चाहिए, शक्ति केंद्र की ओर है। तो हम इसको देखेंगे कि शक्ति क्या है इसमें। देखो, लिखित संविधान ये अपने आप में कोई एकात्मक नहीं है, कठोर संविधान ये भी नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति एक तो ये है, क्योंकि केंद्र राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो वो राज्य की जो संपूर्ण जानकारी है वो केंद्र को भेजता रहता है समय समय पर। तो कहीं ना कहीं राज्यों को डर रहता है कि अगर हमने कुछ गलत किया तो केंद्र को भेज देगा, तो हमें केंद्र की सुननी पड़ेगी। तो ये एक तो है। दूसरा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये बिल्कुल नहीं है। संविधान सर्वोच्च, ये भी नहीं है। हम देखेंगे राज्य विधियों की राष्ट्रपति को स्वीकृति, एक ये है। राज्य सरकार ने कोई विधि बनाया और राज्यपाल के पास भेजा कि भाई इस पर आप साइन कर दो। अब राज्यपाल को लगा कि यार ये कहीं ना कहीं संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन कर रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको केंद्र को भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेज देगा। अब राष्ट्रपति के हाथ में उस पर अनुमति देना या नहीं देना या वापस भेजना, तो ये कहीं ना कहीं केंद्र की ओर झुकाव को दर्शाता है। फिर है संवैधानिक संकट, आपातकाल। आपातकाल हमारे संविधान में 3 तरीके से लगाए जा सकते हैं, 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल हो गया एक। तो ये आपातकाल का जो चैप्टर है हम अलग क्लास में लेंगे। तो जो आपातकाल लगेगा, जब केंद्र सरकार आपातकाल लगाएगा, तो उसकी राज्य की सारी व्यवस्था अपने नियंत्रण में ले लेगा। तो कहीं ना कहीं ये किसका है, एकात्मकता, केंद्र की ओर। तो इसमें ये भी एकात्मकता। सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल ये नहीं है। तो आंसर होगा हमारा 4 और 6, 7, 4, 6, 7 डी हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा डी। आंसर है हमारा डी, ये बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं आगे कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था में एकात्मक, वापस एक और सवाल एकात्मक का आया कि एकात्मकता में क्या है, तो इसको और देखते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये अभी हमने पढ़ा। राज्य में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी नहीं है। ये है 2 सदन, ये भी नहीं है। और राज्य में असमान प्रतिनिधित्व, असमान प्रतिनिधित्व दे रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी राज्य को ज्यादा है, किसी को कम है। तो एकात्मकता की दे, अपनी राज्य ने अपने अनुसार प्रतिनिधित्व दे रखा है। तो ये तो 2, 3, 5, 2, 3, 5 हमारा आंसर होगा बी। आंसर है हमारा बी। बिल्कुल सिंपल सवाल था, बट शब्दों का खेल था, तो हमें इनको देखना है। जैसे ही हमें मिल जाए कि भाई शक्तियों का विकेंद्रीकरण एक, ये तो है नहीं, 100% कन्फर्म हो गया भाई ये तो एकात्मकता की निशानी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक देखेंगे, एक इसमें भी है, ये भी नहीं होगा, तो काट दिया हमने। फिर देखा हमने कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, 4 देखा, 4 इसमें भी है, ये कट गया, ऐसे काट दिया करो और अपना आंसर निकाल लेंगे हम।
एक ये भी एक तरीका है, और इसमें ऑप्शन में हमें ये आ रहे हैं ऑप्शन, तो बिल्कुल सभी सही है ही, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब हम देखेंगे, एक अच्छा सवाल है ये, कि भारत का राष्ट्रपति परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। बिल्कुल 100% सही है। परोक्ष का मतलब ही अप्रत्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, क्योंकि ऐसे सवाल आए तो इसमें यो लगा दिया करो, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्र के साथ जोड़ा गया है। बिल्कुल ये सही है, तो हमारा आंसर एक, पहला ही हमारा आंसर हो गया कि ए, दोनों ए और आर सत्य है। आर ए की व्याख्या, प्रॉपर मान्य व्याख्या कर रहा है। ऐसे प्रश्नों में ये देखेंगे, इन पहले तो दोनों को देखेंगे, दोनों सत्य है। अगर एक गलत है एक सही है, तो ऑप्शन के अनुसार भाई एक ए गलत है आर सही है, हमारा आंसर निकल गया। एक ये है, कई बार दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर व्याख्या कर रहे हैं यानी ए सही है, आर उसकी व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसको देखना है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, क्योंकि हमारी सरकार बोलती है, हमने शासन बोलता है हमारा, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में यह है कि राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। बिल्कुल व्याख्या कर रहा है। अब देखेंगे, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा? भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये किसने कहा? ये बात किसने कही? तो ये बात कही है, रटना मारना इसका, केसी वियर ने। ये बात किसने की है? केसी वियर ने बताई कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। आंसर होगा हमारा डी। अर्धसंघ पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अर्धसंघात्मक जो राज्य है वो किसने कहा, तो केसी वियर ने। नेक्स्ट सवाल और है, काफी अच्छा सवाल है, ये भी आपको याद करना है। एक सवाल में 4 सवाल है कि सहकारी संघवाद किसने कहा, सौदेबाजी संघवाद किसने कहा, अर्ध संघवाद किसने कहा, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति किसने कहा। अभी हमने देखा था अर्ध संघवाद, केसी वियर एक, तो 3 में 1, 3 में 1, यानी ये यहाँ ए, आप इसको ऐसे देखो, यहाँ ए बी सी डी, तो हम देखेंगे सी में हमने लगाया 1, सी में 1 ये भी नहीं है, ए बी सी डी, सी में 1 ये भी नहीं है, सी में 1 ये भी नहीं है, और सी में 1 ये भी नहीं है। तो मेरा आंसर ये इसी से ही पता चल गया मुझे, एक से ही, कि मैंने देखा सी में 1, अब सी में 1 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो मेरा आंसर हो गया 1 डी। एक तरीका है कि मुझे एक ऑप्शन मुझे पता चल गया, अर्ध संघवाद केसी वियर ने कहा, ये समझ में आ गया, और मुझे पता नहीं था, तो उससे मुझे ये आंसर निकल गया। किसी को ये नहीं आता हो, किसी को दूसरा आता हो, किसी को ये आता हो कि जो केंद्र की प्रवृत्ति है ये आइवर जॉनसन ने कहा, तो डी में 2 देखा, डी में 2 है, इनमें 2 किसी में नहीं है, तो वो एक से आंसर निकाल लेगा। तो अगर आप ऐसे ऑप्शन में कभी भी आपको ये देखना है कि मुझे 100% कौन सा सही आ रहा है, उससे मैं ऑप्शन में काट के आंसर निकाल लूंगा। तो ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। अब ये था ए में 4, तो ए में 4 देखो, ये ए में 4 हो गया, ए में बी में 3, तो बी में ये 3 हो गया, तो ये आपका प्रॉपर आंसर निकल गया। तो हमने इस सवाल से 4 सवाल तो देखे, साथ में हमने आंसर निकालने की एक ट्रिक भी देखी, किस प्रकार आंसर निकालते हैं। तो आपको केवल ये देखना है, इसमें वापस एक बार वापस इसको देखो, ए बी सी डी, ये मिस टाइप नहीं हुआ। अब हमने देखा था पहले में ए, ये मुझे याद है। अब ए में 4, ए में 4 नहीं है, यानी केवल एक आंसर है, तो आंसर मेरा निकल गया। तो इस प्रकार ये तकनीक आपको एग्जाम में अपनानी है, और उससे एग्जाम में सवाल सही हो जाता है। तो आज हमने देखा जो संसद की विशेषताएं हैं, संविधान की विशेषताएं हैं, संविधान की विशेषताओं से कुछ प्रश्न देखे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया टॉपिक लेकर, और इसकी पीडीएफ है, इसकी जो क्लास की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।